Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. So after a long time I am uploading something on my channel. So as your examination was also over, so I was also bit relaxed कि चलो examination ख़त्म हो गया है बच्चों का, तो थोड़ी देर relax कर लेते हैं. And I was bit busy with my PhD also, so sorry I was not able to reply to you guys. And so again I'm here with you guys, so we can start our preparation journey again. And देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्म आ रहे हैं, कैसे भरना है, उन सब के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. सो टुडे I am going to discuss about Haryana Public Service Commission examination that is going to happen very soon. इसके फॉर्म्स आ गए हैं अगर आप लोगों को पता होगा तो. और इसके फॉर्म्स अगर कुछ स्टूडेंट्स ने भर भी लिए होंगे और जिन्होंने नहीं भरा है उनके लिए बहुत कम दिन बचे हुए हैं. 27 इज़ द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द HPSC फॉर्म. सो अगर आप लोगों ने नहीं फ़िल किया है अभी तक तो जाके साइट पे फ़िल कर लीजिए. मैं कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में उसको एप्लीकेशन को फ़िल करने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ. क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे कंसर्न आए कि इसको कैसे भरना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या फॉर्म चाहिए रहेगा, कैसे चाहिए रहेगा. तो मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग जब फिल करेंगे ये वाला फॉर्म तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी अलग से. सो लेट्स डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका अभी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोग 27/8/2024 तक फिल कर सकते हैं. एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म इसका स्टार्ट हुआ था वो 7/8/2024 में स्टार्ट हुआ था. तो मतलब अभी हमारे पास टाइम है. आज कितना डेट हो गया? आज डेट हो गया 25 तारीख है ना. हमारे पास अभी है 2 दिन. आज का भी दिन काउंट कर लो तो 3 दिन है. फिल कर लीजिए और 27 तारीख को 5 बजे तक ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं. उसके बाद ये साइट वो लिंक बंद हो जाएगा तो आप नहीं फिल कर पाएंगे. तो अगर मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देती हूँ, जो मेन रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम के लिए वो बता देती हूँ. अगर आपको लगेगा कि आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो यू कैन अप्लाई फॉर द सेम. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ. सबसे पहले चीज़ है कि आपको जो ये फॉर्म है यहाँ पे आपको लिंक दे रखा है. अगर आप देखेंगे पहले पॉइंट पे कि hpscgovernment.in इस वाले लिंक पे जाके आप लोग सीधा फॉर्म को फिल कर सकते हैं. जो भी एडवर्टीज़मेंट वाली पोस्ट है, कुछ पोस्ट निकाली गई हैं जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, आर्ट्स में भी कुछ पोस्ट हैं, केमिस्ट्री में. तो जिन भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए आप लोग फिल कर सकते हैं फॉर्म बाय अप्लाइंग बाय थ्रू दिस बाय विजिटिंग दिस लिंक. ओके, registration.hpsc.government.in इस वाले लिंक पे विजिट करके आप लोग फिल कर सकते हैं फॉर्म. दूसरी चीज़, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन से पहले एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा. आइदर वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं, या आप मोबाइल फ़ोन का नंबर जो भी है उसके थ्रू, या तो आप लोग ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं. और बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आधार कार्ड और ये सब. तो अगर आधार कार्ड के थ्रू आप करेंगे तो आपका आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस वाले पे OTP जाएगा और तभी आप रजिस्टर कर पाएंगे. तो थोड़ा ध्यान से करिएगा. थर्ड चीज़ जो है कि जब आप रजिस्टर एक बार लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे तो आप लोगों को रिस्पेक्टिव एडवर्टीजमेंट दिखाए, वॉट एवर एडवर्टीजमेंट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, ये तो वो दिखाएगा आपको, जिसमें भी आपको फिल करना है. आप उस पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं. उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप लोग पेमेंट करिएगा. पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म और जो आपका पेमेंट रिसिप्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं. बट इसके साथ साथ आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आपको उसका हार्ड कॉपी निकाल के उसको साइन करके उसका PDF बना के दोबारा अपलोड करना पड़ेगा, तभी एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट माना जाएगा. अदरवाइज़ कंप्लीट नहीं माना जाएगा. तो जब पूरा आपका आप अच्छे से फिल कर लें, पेमेंट कर दें, सब कुछ हो जाए, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आप लोग उसका हार्ड कॉपी निकालिएगा. हार्ड कॉपी पे अपना साइन करिएगा दोनों ही पेज पे और उसके बाद अपलोड करिएगा वहाँ पे, तभी कंप्लीट माना जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म को. उसके साथ साथ ही
हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे अभी और एक चीज़ और हम लोग कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं जो इसके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन का ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट, जो कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि 27 तक है। अगस्त में 27 तक आप भर सकते हैं, 5 बजे तक टाइम रहेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट के दिनों के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि लास्ट के दिनों में कई बार हमारा लिंक काम नहीं कर रहा होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को सफ़र करना पड़ता है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों में लास्ट के दिन पे भरोसे नहीं रहते। कई बार कोई चीज़ अपलोड नहीं हो रही होती, सेट नहीं हो रही होती, तो दिक्कत होती है। तो पहले ही भर लीजिएगा अगर भरना है तो, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्या क्या है इस पोस्ट के लिए। सबसे पहले आप लोगों को एक स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा, ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे तो मैंने ये चीज़ बता दी आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन, ठीक है। लास्ट डेट भी बता दिया मैंने आप लोगों को, क्या क्या पोस्ट आई हुई हैं। पोस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंट साइंस, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, जो है आप देख लीजिएगा। सब में वैकेंसी है। विद कुछ स्टूडेंट का ये भी कंसर्न आया है कि अगर आपने बॉटनी किसी और सब्जेक्ट से की हो, जैसे मैंने बॉटनी ऑनर्स में की है, और जो एमएससी है वो माइक्रोबायोलॉजी से किया है, तो अगर मैं बॉटनी के लिए फिल करना चाहूँ तो आई एम एलिजिबल। अगर मैं बायोकेमिस्ट्री से हूँ, स्टिल आई वांट टू फिल इन बायोकेमिस्ट्री बॉटनी, देन ऑल्सो आई कैन फिल दैट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद मास्टर डिग्री विद 55% is in a concerned, relevant or allied subject from an Indian university or an equivalent degree from the accredited foreign university, ठीक है। कि अगर आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट हो, कंसर्न सब्जेक्ट हो, तो आप लोग भर सकते हैं। मतलब जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी के हैं हम बॉटनी में भरना चाहते हैं तो वी कैन फिल, है ना, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी की कोई अलग से पोस्ट आई नहीं हुई है, बायोकेमिस्ट्री की कोई अलग से पोस्ट आई नहीं हुई है, बट स्टिल यू फील कि यू आर गुड इन दैट सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें जो एग्ज़ाम होगा उसमें बिल्कुल बेसिक्स पूछा जाएगा, है ना। और कोर, अगर बॉटनी का एग्ज़ाम देते हैं तो बॉटनी, कोर बॉटनी पूछा जाएगा, है ना। तो अगर आपको लगता है कि यू आर गुड इन दैट सब्जेक्ट, है ना, अगर बेसिक्स भी पूछा जाए तो यू आर गुड टू डू ऑल दोज क्वेश्चंस, देन यू आर परफेक्ट फॉर दैट पोस्ट, ठीक है। आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं बता दूं आप लोगों को, एक तो आपको मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। दूसरी चीज़ आपका या तो नेट, स्लेट, सेट और पीएचडी, इन चारों में से कोई एक चीज़ आपका होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं फिल कर सकते हैं। जेआरएफ नहीं होगा चलेगा, बट आपका एटलीस्ट नेट होना चाहिए, स्लेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए, इनमें से कोई एक चीज़ होनी चाहिए आपके पास, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा। पीएचडी के लिए भी, अगर पीएचडी आपने कर रखी है तो भी उसके लिए कुछ क्राइटेरिया मेंशन है। रेगुलर मोड से होना चाहिए, वो जो आपका पीएचडी थीसिस है वो इवैल्यूएट होना चाहिए बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, एक ओपन पीएचडी वाइवा वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए, एटलीस्ट 1 जो होना चाहिए वो एक रेफर्ड जर्नल में होना चाहिए, है ना। तो वो सब दे रखा है। एक कॉन्फ्रेंस अटेंड होनी चाहिए, 2 कॉन्फ्रेंस, एटलीस्ट 2 पेपर कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि इन स्पॉन्सर्ड मतलब एजेंसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा वो सब, है ना, कि क्या क्या आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मैंडेटरी है। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड बोला है उन्होंने, तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्या मतलब है, कहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। तो अगर मैं शॉर्ट में आपको एक चीज़ बताऊँ तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपका 55% एग्रीगेट से ज़्यादा है सभी बीएससी में, एमएससी में, यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। एंड दूसरी चीज़ ये है कि
जैसे कि आपका CGPA में मार्क्स है तो आप उसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए CGPA है तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है और आपका परसेंटेज में आ जाएगा। परसेंटेज में आने के बाद आपका उतना परसेंट बनना चाहिए, नहीं तो अगर आपका उससे 0.1 भी कम है तो आप नहीं है एलिजिबल। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बट स्टिल मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। ठीक है, उसके साथ एक और चीज़ मैं बता दूं, एज लिमिट दे रखी है यहाँ पे, कम से कम आप 42 ईयर्स से कम के होने चाहिए और 18 से ऊपर के होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पैटर्न। इसमें 3 एग्जामिनेशन होगा। पहला एग्जामिनेशन जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे। ड्यूरेशन जो है 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा टोटल सब कुछ। और जो सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। अगर आप रॉन्ग करते हैं तो 0.25 आपका कट जाएगा मार्क्स। अगर सही करते हैं तो ठीक है, 1 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। इसके साथ साथ एक नई चीज़ यहाँ देखने को मिली है कि यहाँ पे 4 की जगह 5 ऑप्शन होगा। अगर आप उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना चाहते हैं तो आप लोगों को ई वाला जो ऑप्शन होगा, गोला होगा, उसको फिल करना पड़ेगा। अगर आप 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में उस गोले को फिल नहीं करते हैं, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नहीं किया, स्टिल मैंने उस गोले को फिल नहीं करा, ठीक है, 1-2 में माफ़ी है, बट अगर 100 में से 10 क्वेश्चन में मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उस एग्जामिनेशन से। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आप वो क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना चाहते हैं तो जो लास्ट वाला गोला है ई वाला, उसको फिल करके आइएगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये बोला गया है कि मान लीजिए 100 पोस्ट है, उस मान लीजिए मैं बॉटनी की बात कर रही हूँ, बॉटनी में हमारे 100 पोस्ट अवेलेबल है। अगर 400 और 400 बच्चों ने ही अप्लाई किया है उस पोस्ट के लिए, तो 400 के 400 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, कैंडिडेट 4 टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टीज्ड पोस्ट इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट इफ एनी विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट stage of selection process provided that they have secured the minimum cutoff marks of 25% in the screening test। ठीक है, तो बुलाया जाएगा आप लोगों को। अगर मान लीजिए 400 बच्चों ने भरा है और 400 के 400 को ही बुला लिया गया है अगले राउंड में, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो एक सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट था ना, उसके मार्क्स ऐड होंगे अगले एग्जामिनेशन में। मतलब जब टोटल होगा, जब आपका सिलेक्शन होने वाला होगा तो जो टोटल होगा उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट का कोई मार्क्स ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए है कि कौन से को नेक्स्ट राउंड तक लेके जाना है, कौन से को नहीं लेके जाना है। दूसरा जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, उसका जो मार्क्स होगा वो काउंट होगा लास्ट में, जब आपका फाइनल स्क्रीनिंग हो जाएगी तब। तो इसका जो टोटल परसेंटेज होगा, इसका जो वेटेज होगा वो 87.5% होगा। और जो उसके बाद अगर आप इस राउंड में सेलेक्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो इंटरव्यू का वेटेज होगा वो होगा 12.5। तो अगर मान के चलते हैं कि आप सेकेंड राउंड में अच्छा, पहले तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद अगर आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में पास करते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स लाते हैं, ठीक है, तो ये अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं भी जाता है तब भी आपके क्वालिफाई होने के जो चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि कई स्टूडेंट को लगता है कि इंटरव्यू में मतलब वो नर्वस हो जाते हैं या इंटरव्यू उनका कभी अच्छा नहीं होता है, तो वो ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर वो सेकेंड राउंड में कर पाएँ, है ना। पहला राउंड का तो कोई वेटेज नहीं है, बस हम लोगों को पास होके अगले राउंड में पहुंचना है, दैट्स इट, है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी है, नेशनैलिटी के बारे में और एज लिमिट के बारे में यहाँ दे रखा है। सॉरी, वहाँ पे मैंने थोड़ा गड़बड़ बताया था। अगर आप 21 ईयर्स से कम है ना, मतलब जो कैंडिडेट होना चाहिए वो 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 42 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे शायद मैंने 18 साल बोल दिया था, सॉरी। तो आप ध्यान रखिए कि 21 साल से कम नहीं होना चाहिए कैंडिडेट और 42 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब ही आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन के बारे में दे रखा है कि आप SC कैंडिडेट हैं हरियाणा के तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। बैकवर्ड क्लासेस को भी 5 साल का मिलेगा हरियाणा के, है ना। वाइस ऑफ मिलिट्री, लीगली डिवोर्स्ड, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, है ना।
उसके बाद ये सब मतलब जैसे आपके कोई फादर जैसे कि सर्विसमैन हो हरियाणा के, तो मतलब वो अपने हिसाब से उनका अपना अपना एलिजिबिलिटी है कि क्या क्या रिलैक्सेशन उनको मिलेगा, तो वो लोग आप लोग देख लीजिएगा। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हमारे इस पोस्ट के लिए ज़रूरी है, इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए ज़रूरी है, वो मैं बता देती हूँ। एक तो आपको अपना फ़ोटोग्राफ चाहिए जो कैंडिडेट का, वो उसके ऊपर ड्यूली साइंड होना चाहिए, वो मतलब आपके सिग्नेचर होने चाहिए उसके नीचे। तो उसको स्कैन करके आपको डालना है। वहाँ पे पिक्सल KB क्या क्या किस में होना चाहिए ये सब मतलब दिया हुआ है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। आपका सिग्नेचर होना चाहिए, स्कैंड सिग्नेचर। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन कहाँ किस में किया है, ग्रेजुएशन का पूरा वो PDF, पोस्ट ग्रेजुएशन का, नेट, JRF, स्लेट, सेट जो भी हो, जो आप क्लेम कर रहे हो वो आप डाल सकते हैं वहाँ पे। और आपका कोई कैटेगरी है SC WS जो भी है कैटेगरी, वो कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप हरियाणा के अगर मतलब हरियाणा के बोनीफाइड वो हैं रेजिडेंट हैं, तो आपका वहाँ पे डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, आप मतलब PWD से भर रहे हैं या फिर जो भी भर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और बस, और आप लोग ये तो मैंने बेसिक बता दिया जो आप लोगों को चाहिए है। मतलब अगर आपने PhD कर रखी है या फिर कुछ अगर अलग से कोई आप रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो उसका आपके पास डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कैसे कैसे एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करना है, क्या क्या। मैं सिर्फ बॉटनी की बात करूँगी, जूलॉजी वगैरह मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो आई डोंट नो मच अबाउट इट। तो मैं बता दूंगी कि अगर आप बॉटनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या क्या बेसिक पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए, और कब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन होने की संभावनाएं हैं। तो पहले आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, और वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द डिटेल्स कि क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगा कि मैंने इतनी मेहनत करी आप लोगों के लिए, तो आप प्लीज़ हिट द लाइक बटन टू। थैंक यू सो मच गाइज।